नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खबरों के नहरे पे विश्लेषण का दहला लेकर मैं फिर हाजिर हूं। आज कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुनाव आयोग में क्यों की शिकायत, आज से बीजेपी के साथ जुड़ा कौन सा 2.5 किलो का हाथ और साध्वी प्रज्ञा के रोड शो के दौरान क्यों मचा बवाल। इसके अलावा हम 116 सीट पर आज हुए मतदान का सटीक विश्लेषण भी करेंगे और आपको तमाम वो खबरें दिखाएंगे जो कल अखबारों की हेडलाइंस बनेंगी। लेकिन उससे पहले चुनावी टॉप 25। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 116 सीटों पर हुआ मतदान। थर्ड फेज में 62% हुई वोटिंग। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 75% वोटिंग दर्ज। गुजरात में 55% हुआ मतदान। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर भी आज डाले गए वोट। आज करीब 61% हुआ मतदान। गुजरात में आज सभी 26 सीटों पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया मतदान। पीएम मोदी ने गांधीनगर में डाला वोट। अहमदाबाद में वोट डालने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा आतंक के आईईडी से ज्यादा पावरफुल है लोकतंत्र की वोटर आईडी। वोट डालने से पहले पीएम मोदी मां हीराबेन से मिले, मिलकर लिया आशीर्वाद। मां ने तोहफे में दी लाल चुनरी। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने गांधीनगर में डाला वोट। 98 साल की उम्र में परिवार वालों के साथ पहुंची पोलिंग बूथ। गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पत्नी समेत डाला वोट। मतदान के बाद लोगों से कहा, आपका एक मत देश को सुरक्षित बनाएगा। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने भी राजकोट में पत्नी के साथ डाला वोट। बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। कांग्रेस नेता शशि थरूर, केरल के सीएम पी विजयन भी वोटिंग लाइन में खड़े नजर आए। एनसीपी नेता अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने भी मताधिकार का किया इस्तेमाल। कर्नाटक के शिकारीपुरा में बीएस येदियुरप्पा ने बेटे राघवेंद्र के साथ डाला वोट। मतदान से पहले किए मंदिर में दर्शन। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में डाला वोट। पत्नी डिंपल और पिता मुलायम ने भी कतारों में खड़े होकर किया मतदान। सफाई में वोट डालने के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले यूपी से होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। यूपी में एसपी बीएसपी के प्रदर्शन को लेकर रामगोपाल यादव का दावा, कहा इस बार महागठबंधन 70 से 75 सीट जीतेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत। सनी देओल बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी ने बनाया पंजाब के गुरदासपुर से उम्मीदवार। बीजेपी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस को बनाया उम्मीदवार। दलित नेता उदित राज का टिकट काटकर बनाया कैंडिडेट। नामांकन से पहले गौतम गंभीर ने किया रोड शो। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से बनाया है उम्मीदवार। उत्तर पूर्व दिल्ली से शीला दीक्षित ने किया नामांकन, कहा इस सीट से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले रोड शो कर किया शक्ति प्रदर्शन। चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा। राहुल के बचाव में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बीजेपी बेवजह बयान को दे रही है तूल। बोले राफेल में हुआ है बड़ा घोटाला। पीएम मोदी ने ओडिशा और झारखंड में किया तूफानी प्रचार। केंद्र और ओडिशा में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। बिहार सरकार पर तेजस्वी यादव ने लालू यादव पर जुल्म करने के लगाए गंभीर आरोप, कहा लालू पर जुल्म करने वालों की हार तय है। बदायूं में योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के घर चुनाव आयोग का छापा। बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा लड़ रही है चुनाव।
लोकसभा चुनाव में आज तीसरे चरण के लिए वोट डाले गए। 116 लोकसभा सीटों पर नई सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे कम जम्मू कश्मीर और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले। तीसरे चरण में कुल 116 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। असम में 74.5% वोटिंग हुई। वहीं बिहार में शाम 5 बजे तक 54.95% मतदान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में 64.03% वोटिंग हुई। वहीं गोवा में 70.96% मतदान रिकॉर्ड किया गया। गुजरात में औसत वोटिंग हुई। कुल 58.81% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में सबसे कम वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक सिर्फ 12.46% लोग ही अपना वोट डाल पाए थे। वहीं कर्नाटक में 60.87% और केरल में 68.62% मतदान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में 55.05% वोटिंग हुई। इसके अलावा ओडिशा में 57.84% और त्रिपुरा में 71.13% वोटिंग हुई। यूपी वालों ने तीसरे चरण में वोटिंग में कंजूसी की। कुल 56.36% मतदान ही दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई। कुल 78.94% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 3 चरणों में अब तक देश की 302 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अभी 4 चरणों की वोटिंग होनी बाकी है। चौथे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। चौथे चरण में 8 राज्यों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकतंत्र के पर्व में आज पीएम मोदी भी अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंचे। उन्होंने गांधीनगर में मतदान किया और लोगों से भी वोट करने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी। लेकिन देर रात चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को इस पर क्लीन चिट दे दी। पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ गांधीनगर के राणीप में मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्र में पहुंचते ही वहां मौजूद अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी ने भी उन लोगों से हाथ मिलाकर और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। अपनी आईडी दिखाने और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्होंने वोट डाला। वोट डालकर पीएम मोदी बूथ से बाहर आए तो वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्याही लगी उंगली दिखाई और मतदाता पहचान पत्र को लोकतंत्र का शस्त्र बताया। लोकतंत्र का महात्म्य क्या है वो दुनिया के सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है। आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है और लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझे। मतदान करने से पहले पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंचे। वो घर के अंदर दाखिल हुए और पैर छूकर मां का आशीर्वाद दिया। इस दौरान मां ने नरेंद्र मोदी का मुंह मीठा कराया। उन्होंने भी मां को मिठाई खिलाई। मां ने अपने नरेंद्र को भगवान पर चढ़ाया नारियल भेंट किया और उपहार स्वरूप वस्त्र भी दिए। मां का आशीर्वाद लेने के बाद मोदी ने अमित शाह की पोती को दुलार किया और फिर खुली जीप में सवार होकर मतदान केंद्र की ओर बढ़े और रास्ते में मिलने वालों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। मैं विशेष करके देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां मतदान बाकी है पूरे उमंग उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें।
लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान में आज आम और खास सभी एक कतार में नजर आए। बड़े बड़े दिग्गजों ने आज अपने अपने क्षेत्रों में वोट डाले। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर पीएम मोदी की मां तक सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आज देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मना रहा था। इसमें आम से लेकर हर खास ने हिस्सा लिया। देश की सबसे ताकतवर शख्सियत पीएम मोदी के अलावा लोकतंत्र के इस महाअनुष्ठान में उनकी 98 साल की मां हीराबेन ने भी हिस्सा लिया। वहीं गांधीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ वोट किया। गांधीनगर में ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने भरूच में, जबकि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने सुरेंद्र नगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया। गुजरात की भी 26 की 26 सीटों के मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि भारी संख्या में निकलकर लोकतंत्र के उत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराएं। आपका एक मत देश को सुरक्षित कर सकता है। आपका एक मत देश को समर्थ बना सकता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने अहमदाबाद में मतदान किया, जबकि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनंत कुमार हेगड़े ने भी आज वोट डाले। आज थर्ड फेज हो रहा है। हमारी मिशन पूरा होने वाला है। यहाँ 21 से 21 लोकसभा मोदी जी के खाते में जाने वाला है और हम 120 की मिशन पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े चरण में मुख्यमंत्रियों ने भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखाई। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने राजकोट में अपनी पत्नी अंजलि के साथ एक स्कूल में बने पोलिंग सेंटर पर वोट किया। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पत्नी सुलक्षणा के साथ संखाली लोकसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ नंबर 47 पर मतदान किया। आज छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग लोकसभा सीट के बूथ नंबर 55 पर वोट डाला। काम के आधार पर जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किए, जो काम किए थे उसके आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। अब वो सेना के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास करे। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी आज मतदान था। तीसरे चरण में आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी, इटावा जैसे शहरों में वोटिंग थी, जिसमें मुलायम के पूरे कुनबे ने जमकर हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल के साथ मैनपुरी के सैफई गांव में वोट डाला। उनके पिता और मैनपुरी से पार्टी के उम्मीदवार मुलायम सिंह ने भी मतदान किया। वहीं रामपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार उनके पिता और मैनपुरी से पार्टी के उम्मीदवार मुलायम सिंह ने भी मतदान किया। वहीं रामपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार और अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले आजम खान ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर में वोट किया। देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। जो ये कहते हैं कि आपके पास प्रधानमंत्री नहीं है, हम उनसे कहते हैं कि आप पे नया प्रधानमंत्री कौन है। अगर आप पे नया प्रधानमंत्री नहीं है तो चुनाव के बाद देश को एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर भी मिलेगा इसी गठबंधन से, और यही सब सहयोगी दल मिलकर के बनाएंगे। चुनाव में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने तो असम के दिसपुर में जाकर वोट डाला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के बिजबेहरा क्षेत्र में 378 नंबर पोलिंग बूथ पर वोट किया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने अपने परिवार के साथ बारामती में, जबकि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अहमदनगर जिले के राले गांव सिद्धि में वोट किया। ये लोगों का फैसला है। पहले भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज भी लोग मुझे यहाँ के सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र की 14 सीटों के अलावा केरल की 20 और कर्नाटक की 14 सीटों पर भी मतदान था। कर्नाटक में आज सुबह जब वोटिंग शुरू हुई, बारिश और तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी लोगों ने जमकर मतदान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर तो सिर पर पट्टी बांधकर वोट करने पहुंचे। लोकतंत्र के जश्न में अलग अलग रंग भी दिखाई दिए। कोई दुल्हन शादी के बंधन में बंधने से पहले मतदान करने आई, तो कोई घर के सदस्य की मौत के बावजूद भी अपना कर्तव्य निभाने चला आया। ये तस्वीरें लोकतंत्र के जश्न की हैं। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, कासगंज, रायगढ़, मैनपुरी, कोरबा और गुवाहाटी। तीसरे चरण की वोटिंग में लोगों ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
अपनी जिम्मेदारी निभाने सुबह से ही लोग पोलिंग बूथ के बाहर कतार लगाकर खड़े हो गए। देश की नई सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में 110 साल की विभा रानी चक्रवर्ती ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बुजुर्ग महिला को उनका बेटा गोद में उठाकर लाया था। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भी सभी धर्मों के लोग एक कतार में लगकर अनेकता में एकता का संदेश देते हुए नजर आए। पुणे में ये बुजुर्ग दंपति भी ऑटो लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचे, नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। पुणे में ही श्रद्धा दुल्हन के लिबास में मतदान केंद्र पहुंची तो हर कोई उन्हें देखता रह गया। श्रद्धा ने शादी के बंधन में बंधने से पहले अपना कर्तव्य निभाना जरूरी समझा। अपनी जिम्मेदारी निभाने में दिव्यांग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। यूपी के पीलीभीत में दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट किया। वोट भैया बहुत कीमती है, वोट तो डालना चाहिए। हम लोग मियाँ बीवी दोनों विकलांग होकर वोट डालने के लिए आए हैं। क्या आप लोग अपना वोट नहीं डाल सकते? आपको आपका वोट डालना चाहिए, आपका वोट बहुत कीमती है। कर्नाटक के हुबली में तो विजय कुमार नाम के वोटर ने मिसाल कायम कर दी। उनके घर में किसी सदस्य की मौत हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी पोलिंग बूथ पहुंचकर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। केरल के वायनाड में भी वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त जोश दिखा। सुबह से ही वोटर्स लंबी लंबी कतारों में नजर आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने वाले युवाओं में भी जबरदस्त क्रेज दिखा। सब में जागरूक होना चाहिए, किसका क्या एजुकेशन, किसका क्या क्वालिफिकेशन, उन्होंने वादे निभाया है कि नहीं निभाया है, वो सब देख के फिर अपन ने भी जागरूक होके वोट करना चाहिए। मेरा फर्स्ट टाइम था ठासदार के लिए वोटिंग, तो अभी समझेगा ही। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है, तो मेरे हिसाब से जो भी आज फर्स्ट टाइम वोटर जो भी फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं उन सब ने पक्का के वोटिंग करनी चाहिए, सो दैट हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिले और सिटी में अच्छे से डेवलपमेंट हो। इंडिया न्यूज की आपसे अपील है कि आप भी अपना वोट जरूर डालें। तीसरे चरण के चुनाव में कुछ जगहों से हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। यूपी के मुरादाबाद में पोलिंग कर्मचारियों से बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई, तो वहीं दीदी के पश्चिम बंगाल में आज फिर बवाल हुआ। हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं। जिस शख्स को मारा जा रहा है वो निर्वाचन कर्मचारी है। मारने वाले बीजेपी कार्यकर्ता है। कर्मचारी की कॉलर पकड़कर खींचा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे थप्पड़ भी मारे। पोलिंग बूथ के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस की मौजूदगी में निर्वाचन कर्मचारी की जमकर धुनाई हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये कर्मचारी ईवीएम में साइकिल का बटन दबा रहा था। करने का अधिकार है, आप मारने का थोड़ी अधिकार है भाई। और क्या ये जो है साइकिल का बटन दबा रहा है, जो महिला आ रही है कह रही है हमारा बटन दबाओ, ये साइकिल का बटन दबा रहा है। बूथ नंबर 231 में साइकिल का बटन दबा रहा है। पुलिस ने किसी तरह से कर्मचारी को बचाया। वहीं तीसरे चरण की वोटिंग में भी दीदी का बंगाल उबल पड़ा। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई। देसी बम फोड़े गए। बम फटने से कई टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से भी हिंसा की खबरें हैं, जहां टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 2 की मौत हो गई। हिंसक झड़प में जहां एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई, वहीं एक वोटर की भी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में जब जब वोटिंग होती है तब तब हिंसा भड़क उठती है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से भी चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई। यहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। मैंने पे दहला में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। आते आते ईवीएम पर शोर मचने लगा है। पहले चरण में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सवाल उठाए थे और अब अखिलेश यादव ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।
अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल के साथ सैफई में वोट डाला और बाहर आकर ईवीएम मशीन पर सवाल उठा दिया। हालांकि इससे पहले वह सुबह सवेरे ईवीएम को लेकर एक ट्वीट कर चुके थे, जिसमें चुनाव आयोग को भी टैग किया था। अखिलेश ने लिखा था, 350 से ज्यादा ईवीएम बदले गए। डीएम कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारी ईवीएम चलाने में सक्षम नहीं। चुनाव आयोग क्या हम जिलाधिकारियों की बात पर भरोसा करें या ये किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है? जिस चुनाव पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसमें ऐसी गड़बड़ी मतदान के दौरान आपराधिक कदम है। सोचिए प्रशासन ने कैसी जिम्मेदारी निभाई है कि सबसे ज्यादा 300 के लगभग मशीनें खराब हो गई रामपुर में। मैनपुरी में भी सुनने में आ रहा मशीनें खराब हुई हैं। जहाँ जहाँ देश में चुनाव हो रहा है मशीनें खराब हो रही हैं। तो अगर आज डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग क्यों मशीनें खराब कर रहे हैं? कहीं न कहीं धोखा न हो जाए, इसलिए मैं चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप रामपुर में कुछ ईवीएम खराब होने की खबर के बाद लगाया। बताया जा रहा है सुबह मतदान से पहले ही कुछ ईवीएम खराब थी, जिस पर आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला ने खूब हंगामा किया था। हालांकि डीएम ने ईवीएम ठीक होने का हवाला दिया था। पिछले 3 घंटों में शिकायतें आई हैं, उसमें रिपोर्टेड केस जो हमारे पास रिपोर्ट किए गए, उसमें ये बात सामने आई है कि 300 ईवीएम अभी तक खराब हो चुकी हैं। और उसमें सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि वो ईवीएम बदली नहीं जा रही हैं और अभी तक भी कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी है। कुछ जगहों पर मशीनें खराब होने की चुटपुट सूचनाएं मिली थी, जिनका समय रहते निस्तारण कर लिया गया था। समाजवादी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है महागठबंधन को हार का डर सता रहा है, इसीलिए ईवीएम का झूठा मुद्दा उठाया जा रहा है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली सिर्फ समाजवादी पार्टी अकेली नहीं, कांग्रेस ने भी तीसरे चरण की वोटिंग में ईवीएम खराबी को मुद्दा बनाया। What we are asking as on today, there are doubts on EVMs. There is a VVPAT. They spent nearly 9,000 crores. It is ordered by Supreme Court only. Today what we are demanding, at least 50% of VVPATs has to be counted. Finally that results has to be taken into consideration while announcing results. विपक्षी दल धीरे धीरे ईवीएम में गड़बड़ी पर एकजुट होने लगे हैं। इस बीच सवाल उठता है, क्या इसके पीछे मोदी से हार का डर तो नहीं? क्योंकि जब कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव जीती थी, तब ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया था? 3 चरण के मतदान के साथ ही आधी से ज्यादा सीटों पर जंग खत्म हो चुकी है। आइए अब अपनी सहयोगी शालिनी तिवारी से ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं क्या है अब तक की सीटों पर गणित और चौथे चरण में किन किन वीआईपी सीटों पर टिकी रहेंगी निगाहें। तीसरे चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव की आधी से ज्यादा सीटों पर जंग खत्म हो चुकी है। 543 सीटों में से 302 पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब 241 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है। पर सवाल यही है कि आधी जंग के बाद जनता का मूड आखिर क्या है? क्या देश मोदी के साथ है या फिर मोदी के खिलाफ? अपने कमबैक प्लान में जुटी हुई कांग्रेस की अग्नि परीक्षा का दौर जारी है। क्या राहुल गांधी अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? अब हम आपको बताने वाले हैं कि इन 302 सीटों में 2014 में स्थिति क्या थी। देखिए 302 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। सिलसिलेवार तरीके से चरणवार स्थिति हम आपको बताने वाले हैं कि 2014 में इन जगहों पर स्थिति क्या थी। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि 2014 में यहां किस पार्टी को कितने वोट मिले थे, कितनी सीट मिली थी। देखिए 91 सीटें हैं और अगर हम बात करें यहां पर बीजेपी की तो 32 सीटें मिली थी। कांग्रेस की अगर हम बात करें 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। टीडीपी के पास 16 सीटें थी और बीजेडी के पास 4 सीटें थी। टीएमसी के पास 2 सीटें थी और अन्य के खाते में 17 सीटें आई थी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं पहले चरण में जहां वोटिंग हुई उनमें क्या स्थिति 2014 में थी। देखिए बीजेपी मोदी लहर थी, सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के पास आई। अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण की 95 सीटों के ऊपर मतदान हो चुका है और बीजेपी के पास 2014 में यहां 27 सीटें आई थी। कांग्रेस के पास थी 12 सीटें। इसके अलावा अन्य की अगर हम बात करें तो 20 सीटें अन्य के खाते में भी आई थी। दूसरे चरण की बात हमने कर ली। अब चलिए बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। मतदान खत्म हो चुका है तीसरे चरण का और ये जो 116 सीटों के ऊपर मतदान हुआ है उनमें बीजेपी के पास साल 2014 में सबसे ज्यादा सीटें आई थी और वहीं बाकी पार्टियों की जो स्थिति थी 2014 में उसका हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं।
हैं। बीजेपी के पास 62 सीट थी, कांग्रेस के पास 16 और आरजेडी के पास 2 सीट थी। बीजेडी के पास देखिए 6 सीट थी, सीपीआई के खाते में 1 सीट गई थी, सीपीएम के पास 7 सीट थी और केसीएम के पास 1 सीट आई थी। तो ये था तीसरे चरण का हाल 2014 का। ये जो तमाम सीटें हैं 2014 में किसके पास क्या था हमने आपको ये दिखाया। अब देखिए इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए कि ये जो 3 चरण के मतदान हो चुके हैं उसके स्थिति अगर हम 2014 की समझना चाहें तो क्या थी वो हम आपको बता रहे हैं। 302 सीटों पर 2014 का ये जनादेश है। बीजेपी के पास कुल 121 सीट गई थी, कांग्रेस के खाते में आई थी 35 सीटें। एआईएडीएमके की अगर हम बात करें 36 सीटें उसके पास थी, टीडीपी के पास 16 सीटें थी। तो ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि 302 सीटों पर जहां मतदान हो चुका है वहां 2000। तो ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि 302 सीटों पर जहां मतदान हो चुका है वहां 2014 में किस पार्टी की क्या स्थिति थी। अब चौथे चरण की हम बात कर लेते हैं। चौथे चरण का अभी मतदान होना बाकी है। अहम है ये चरण भी और 9 राज्य की 71 सीटों के ऊपर मतदान यहां पर होगा और 241 सीटों के ऊपर अब मतदान होना बाकी है, जिसमें चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में मतदान होना है। 5वां चरण 6 मई को है। 7 राज्य की 51 सीटों के ऊपर यहां पर वोटिंग होनी है। 6ठे चरण की अगर हम बात करें तो 6ठे चरण में 12 मई को वोटिंग है और 7 राज्यों की 59 सीटों के ऊपर यहां पर मतदान होना है। आखिरी है 7वां चरण और 8 राज्यों की 59 सीटों और इसके उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला हो जाएगा 19 मई को। और चलिए अब ये भी हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो चौथा चरण है जो अभी आने वाला है उसमें वो कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। बेगूसराय से चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बेगूसराय में त्रिकोणीय मुकाबला है। गिरिराज सिंह बीजेपी से यहां चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा तनवीर है आरजेडी से और उत्तर प्रदेश के अब कन्नौज की बात कर लेते हैं। डिंपल यादव पहले से ही यहां पर सांसद हैं और बीजेपी के सुब्रत पाठक उन्हें यहां पर चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछली बार हार गए थे और डिंपल यादव 2 बार से यहां की सांसद है। अब देखिए मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट की हम बात कर लेते हैं। संजय निरुपम कांग्रेस से यहां चुनाव लड़ रहे हैं और शिवसेना से गजानन यहां पर हैं, उन्हें टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। जो समीकरण है वो ये कह रहे हैं कि यहां पर शिवसेना की स्थिति ज्यादा मजबूत है। तो चौथे चरण के जो वीआईपी उम्मीदवार है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, उसका हाल भी हमने आपको बताया और ये सीट भी बेहद अहम रहने वाली है, सबसे खास रहने वाली है। हालांकि देखना यह होगा कि क्या यहां नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग वोट देते हैं या फिर बाकी चीजें काम करती हैं। 2019 के रन में बीजेपी के साथ एक और सेलिब्रिटी चेहरा जुड़ गया है। अभिनेता सनी देओल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने सनी को पंजाब के गुरदासपुर से टिकट दिया है। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सनी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कह दिया कि वो अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी को ही पीएम देखना चाहते हैं। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बीजेपी के साथ 2.5 किलो कहा। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। विपक्ष के लिए घातक साबित होंगे सनी। आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। चुनाव में बीजेपी का गदर। बीजेपी को 2.5 किलो के हाथ का साथ मिल गया है। बॉलीवुड का इंडियन अब बीजेपी का हीरो हो गया है। अभिनेता सनी देओल ने औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सनी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होते ही सनी देओल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे।
तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा जैसे डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान तक पहुंचाने वाले इंडियन बीजेपी में आए तो राष्ट्रवाद का मामला भी गर्म हो गया। निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने सनी की फिल्मों का जिक्र करते हुए राष्ट्रवाद का तीर भी चला दिया। The moment we got to know that he is coming into the party, I could only relate to the film Border that he had made, post which the impact on the Indian audience of such a theme was really proven, that the feeling of Indian nationalism, patriotism, when so beautifully evoked through film, can really touch the chord of every Indian citizen. आज एक प्रकार से कई वर्षों का पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता की बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे। बीजेपी ने सनी देओल को पंजाब के गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन है। अगर सनी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। 2014 में अभिनेता विनोद खन्ना गुरदासपुर से सांसद चुने गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। वैसे देओल परिवार और बीजेपी का पुराना संबंध है। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र 2004 में बीजेपी के टिकट पर बीकानेर से संसद पहुंचे थे। वहीं सनी की स्टेप मदर हेमा मालिनी 2014 की मोदी लहर में मथुरा से चुनाव जीती थी। इस बार वो फिर मथुरा से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बॉलीवुड में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके सनी देओल राजनीति में कितना कमाल करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले साध्वी ने रोड शो भी किया, जिस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए और वहां जमकर हंगामा हुआ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रोड शो पुराने भोपाल के भवानी चौक से शुरू हुआ। इस दौरान पूरा शहर भगवा रंग से पट गया। साध्वी के रोड शो में साधु संतों का हुजूम उमड़ा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखकर साध्वी प्रज्ञा हाथ उठाकर उनका अभिवादन करती रही। साध्वी प्रज्ञा का काफिला कलेक्ट्रेट के सामने रुका, जिसके बाद उन्होंने अंदर जाकर नामांकन दाखिल किया। बताया जा रहा है कि रोड शो के दौरान कुछ युवकों ने साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। आगे जब साध्वी का काफिला एसडीएम दफ्तर के पास रुका तो पार्टी कार्यकर्ताओं को काला झंडा दिखाने वाले एक शख्स को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। इसी तरह पुलिस ने उसे बीजेपी कार्यकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया और हिरासत में लिया। बताया जाता है कि काला झंडा दिखाने वाला एनसीपी का कार्यकर्ता था। जब नामांकन दाखिल करने के लिए सुश्री प्रज्ञा ठाकुर अंदर दाखिल हो गई थी, उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा सूचना मिली कि काला झंडा दिखा रहा था, जिसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि शुभ मुहूर्त के कारण साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक दिन पहले ही औपचारिक तौर पर नामांकन दाखिल किया था। तब 11 पंडितों ने मंत्रोच्चारण के बाद उन्हें पर्चा भरने के लिए कलेक्ट्रेट भेजा था, लेकिन आज उन्होंने तय कार्यक्रम के हिसाब से रोड शो किया और नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी की। भोपाल लोकसभा सीट पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह पर दांव खेला है। साध्वी प्रज्ञा बनाम दिग्विजय सिंह के मुकाबले में बीजेपी के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशी को मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं। भोपाल लोकसभा सीट पर 12 मई को मतदान होना है। दिल्ली की चुनावी जंग में सितारे भी कूद पड़े हैं। बीजेपी ने तीर स्टार कैंडिडेट को उतारा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से स्टार कैंडिडेट बॉक्सर विजेंदर चुनावी मैदान में हैं। नामांकन के आखिरी दिन दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का खूब जलवा दिखा। दिल्ली में मुकाबला जबरदस्त हो चला है। चुनावी मैदान में क्रिकेटर, बॉक्सर और सिंगर भी उतर चुके हैं।
नामांकन के आखिरी दिन कई नेताओं ने पर्चा दाखिल किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित ने नामांकन भरा। शीला दीक्षित मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को टक्कर देंगी। देखिए क्या एक्चुअली जो हमारा फाइट है वो टफ है, लेकिन करेंगे। शीला दीक्षित के अलावा अजय माकन ने नई दिल्ली से अपना पर्चा दाखिल किया। साथ ही कांग्रेस में शामिल हुए विजेंदर सिंह ने साउथ दिल्ली से पर्चा भरा। विजेंदर का टिकट आखिरी वक्त पर फाइनल किया गया। विजेंदर से पहले पहलवान सुशील कुमार के साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ने के कयास लग रहे थे। कांग्रेस का मैं उम्मीदवार बाद में, पहले कहते लोगों का उम्मीदवार ज्यादा हूँ। कहते मैं साउथ दिल्ली से मेरे को के लोगों ने मेरे को चुना है इस चुनाव के लिए, और कहते मैं लोगों का विज्जू जो पहले भी था और अब भी हूँ और आगे भी रहूंगा। तो लोग मेरे को प्यार करते हैं सिर्फ बॉक्सिंग की वजह से। जहां कांग्रेस की तरफ से बॉक्सर विजेंदर जीत के लिए पंच लगाएंगे, वहीं बीजेपी ने क्रिकेटर रह चुके गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली से उतार दिया है। जो भी बीजेपी ज्वाइन करता है, ग्रेट मूव, बिकॉज़ पार्टी जो डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, जो डेवलपमेंट करती है। पिछले 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री का विजन यही रहा है कि डेवलपमेंट करना, सबको इकट्ठे मिलाकर आगे बढ़ना और देश को सुपर पावर बनाया। गौतम गंभीर के अलावा सिंगर हंसराज हंस भी चुनावी मैदान में है। नॉर्थ वेस्ट सीट से उदित राज का टिकट काटकर हंसराज हंस को टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली से पर्चा भरा। साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी ने नामांकन दाखिल किया। रमेश बिधूड़ी ने हवन पूजा करने के बाद लंबा रोड शो भी किया। दिल्ली में चुनावी जंग दिलचस्प हो चुकी है, जहां बीजेपी की तरफ से 3 स्टार प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से विजेंदर सिंह हैं और पूर्व सीएम शीला दीक्षित भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जबकि आम आदमी पार्टी ने आतिशी मारले और राघव चड्ढा जैसे युवा उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस ने भी आज नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने पीएम मोदी और पार्टी को शुक्रिया अदा किया। वहीं इस सीट से मौजूदा सांसद उदित राज ने टिकट कटने के बाद पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद मशहूर हंसराज हंस ने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया। हम तो कोशिश की कि संगीत में भी फकीरी करें, अब सियासत में भी फकीरों की तरह जाएंगे। मेरा ये फायदा होगा कि मैं हर शख्स के लिए अवेलेबल होऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री साहब, ऑनरेबल पीएम साहब नरेंद्र भाई मोदी साहब का और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह साहब का, पार्टी का, संगठन का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझ गरीब पे यकीन, ट्रस्ट किया और इतनी बड़ी ये बात की है। आपको बता दें कि सोमवार तक बीजेपी ने दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था। नॉर्थ वेस्ट सीट को लेकर संशय बरकरार था। इस सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद उदित राज ने कहा था कि पार्टी इस ऊहापोह की स्थिति को खत्म करे, लेकिन बीजेपी ने उदित राज की धमकी को दरकिनार किया और हंसराज हंस को उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद उदित राज ने पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी। पार्टी मुझे छोड़ रही तो जाना ही है बाहर, तो और मैं 2-3 चीजें मेरे दिमाग में कहना चाहूंगा। मेरे भावनाएं हैं कि किस बात की सजा की मैं सबसे अच्छा कार्य किया हूं, उसकी सजा है क्या, या मैंने अपने पार्टी को विलय किया, बार्गेनिंग नहीं किया, उसकी सजा है। उस समय मोदी जी में आस्था रही तो इसीलिए मैं जोश में आकर के विलय कर दिया। तीसरी बात है कि इस पार्टी में दलित तो चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए। जब से दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट पर टिकट को लेकर संशय की स्थिति थी, तब से उदित राज ने पार्टी के कई बड़े नेताओं से बातें की, लेकिन बात नहीं बनी। उदित राज कहते हैं कि अब उन्हें अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की बातें याद आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बात याद आती है मुझे, और 3-4 महीने पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था आपका टिकट कटेगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? और कांग्रेस ने भी कहा था, राहुल गांधी जी ने 2 बार कहा था कि यू आर इन रॉन्ग पार्टी, और अमित शाह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा दो यू आर गुड मैन बट यू आर इन रॉन्ग पार्टी। अब वो बातें याद आती हैं। हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेता कुलदीप शर्मा और भूपिंदर सिंह हुड्डा ने नामांकन भर दिया। दोनों ने नामांकन से पहले रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया।
तरफ कुलदीप शर्मा और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक हरियाणा विधानसभा में स्पीकर, दूसरे हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। दोनों ही नेता कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। कुलदीप शर्मा करनाल से ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने आज नामांकन से पहले परिवार के साथ पूजा अर्चना की, जिसके बाद रोड शो निकाला। करनाल में कुलदीप शर्मा का मुकाबला आप के कृष्ण कुमार और बीजेपी के संजय भाटिया से है। कुलदीप शर्मा की गिनती हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है। साथ ही वो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। कुलदीप शर्मा का कहना है कि वो स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। प्रिंसिपल मुद्दा जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कन्वे करना चाहूंगा वो ये है कि जिस प्रकार से लोगों के साथ, इस क्षेत्र के आवाम के साथ विश्वासघात किया गया है, प्रकार से लोगों के साथ, इस क्षेत्र के आवाम के साथ विश्वासघात किया गया है। कहां आसमान की ऊंचाइयों का वादा किया गया था, कहां हमें धरती पे लाके पटक दिया। जब 2 करोड़ नौकरियों का विश्वास दिया था, आज 6% से बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है। ये निंदाजनक स्थिति है। कुलदीप शर्मा के अलावा हरियाणा के सीएम रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नामांकन दाखिल किया। हुड्डा ने पर्चा दाखिल करने से पहले रोड शो किया, जिसमें हुड्डा के समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी की। हुड्डा का मुकाबला मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार रमेश चंद और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला से है। नॉमिनेशन के बाद हुड्डा ने कहा कि उनके मुकाबले में कोई है ही नहीं। इस पार्टी का आप सबको मालूम था 2014 में मुख्य विपक्षी दल इस पार्टी को 1 साल के बाद मैंने कहा था जब उनकी विधानसभा में कि ये मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य सहयोगी दल भाजपा के इशारे पे काम करते हैं। चाचा कह रहा है भतीजा, भाजपा के इशारे पे काम मिला हुआ है, भतीजा कह रहा है चाचा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ दोनों मिले हुए हैं और लोग इस बात को समझ चुके हैं। क्या सुब्रा साहब भी यहाँ से बात हो सकते हैं, इस तरह की संभावना मैंने कहा था, उन्होंने कहा था मैं विश्वास से नहीं बन रहा क्यों लेट होगा। मैंने कहा समय आ जाओ, और खट्टर साहब ने कहा, तो खट्टर साहब को भी मैंने कहा समय है यहाँ आ जाओ या कहीं भी बताए मैं पहुँच जाता हूँ अपना नामांकन। हरियाणा में वैसे तो मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी बनाम कांग्रेस होता है, लेकिन इस बार कई सीटों पर आम आदमी पार्टी और जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी उतरने से जंग दिलचस्प हो गई है। नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।